हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की मनोरमा पाठ्य पुस्तक से 9वां पाठ पढ़ेंगे, यानी कि 9वां पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है षड ऋतु वर्णनम। अब ये जो षड ऋतु वर्णनम शब्द है, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 शब्द मिलेंगे हमको। कौन कौन से? षड, ऋतु एवं वर्णनम। षड का अर्थ होता है 6, ऋतु यानी कि मौसम, और वर्णनम का अर्थ होता है वर्णन, यानी कि किसी भी चीज का सार, किसी भी चीज को विस्तार पूर्वक बताना, इसको वर्णन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार षड ऋतु वर्णनम का अर्थ हो जाएगा 6 ऋतुओं का वर्णन। तो बच्चों, इस पाठ में इन 6 ऋतुओं के बारे में बताया गया है, जिन्हें हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि अस्माकम देशे षड ऋतवः भवन्ति। अस्माकम यानी कि हमारे, देशे यानी कि देश में, षड ऋतवः, षड यानी कि 6, ऋतवः यानी कि ऋतुएं, भवंती यानी कि होती हैं। आप नीचे देख सकते हैं सभी संस्कृत शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अस्माकम देशे षड ऋतवः भवन्ति, इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि हमारे देश में मतलब कि भारत देश में षड ऋतवः यानी कि 6 ऋतुएं होती हैं। ते इमे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिराश्च। ते यानी कि वे, इमे, इमे का अर्थ होता है इस प्रकार है, वे इस प्रकार है। अब उन ऋतुओं के बारे में बताया जा रहा है कि ये 6 ऋतुएं इस प्रकार हैं। तो देख लेते हैं वो 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं। वसंत, ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी कि गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिराश्च। इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। शिशिरः धनचा, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। च यानी होता है और। तो ये 6 ऋतुएं कौन कौन सी है? वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है और शिशिर ऋतु है। एतेषु वसंतः ऋतुराजः इति कथ्यते। एतेषु यानी कि इनमें, वसंतः वसंत ऋतु, ऋतुराजः ऋतुराजा यानी कि ऋतुओं का राजा, इति ऐसा, कथ्यते कहलाता है। तो इन सब ऋतुओं में वसंत ऋतु ऋतुराज कहलाता है। अस्यागमः माघ शुक्ल पंचम्यां तिथौ भवति। अस्यागमः, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। अस्य धन आगमः, नीचे आप देख सकते हैं सब लिखा हुआ है। अस्य यानी होता है इसका, आगमः यानी कि आगमन। तो अस्य आगमः का अर्थ हो जाएगा इसका आगमन, मतलब कि इसका आना। माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ। अब ये क्या है भाई? यहाँ पे शब्द देख के, इतना बड़ा शब्द देख के घबराने की जरूरत नहीं है। माघ शुक्ल पंचम्याम, 3 अलग अलग शब्द हो गए। माघ हिंदी महीना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिंदी महीने के नाम है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन। तो 11वें नंबर पे देखिए माघ का महीना लिखा हुआ है। अब ये जो माघ का महीना है, ये जनवरी से फरवरी के बीच में आता है। तो देखिए यहाँ लिखा है माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ भवति। अब माघ के महीने के शुक्ल पक्ष में, अब बच्चों जो हिंदी माह होते हैं उनमें 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में यानी कि दोनों पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। तो बच्चों, ये जो तिथि होती है वो क्या होती है? तो तिथि लगभग एक प्रकार से दिन के समान ही होती है, लेकिन तिथि और दिन में अंतर होता है। जो एक दिन होता है उसमें 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो तिथि होती है उसमें 19 से लेकर 24 घंटे हो सकते हैं। तो ये अंतर होता है। और दिन 7 होते हैं लेकिन तिथियां 15 होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ, यानी कि माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को, तिथौ यानी कि तिथि को, भवति होता है। तो इस लाइन का अर्थ होगा इसका आगमन माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को होता है। किसका आगमन? वसंत ऋतु का। वसंत ऋतु का आगमन जो है वो माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को होता है। इस दिन को आप बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, अस्मिन् दिने वाग्देव्याः पूजनमपि भवति। अस्मिन् यानी कि इस, दिने यानी कि दिन में, वाग्देव्या, वाग्देव्या का संधि विच्छेद कर देंगे, वाक धन देव्या यानी कि विद्या की देवी, पूजनम अपि, पूजनम धन अपि, अपि यानी होता है भी, और पूजनम यानी कि पूजा, तो पूजा भी, भवती यानी कि होती है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इस दिन विद्या की देवी, विद्या की देवी कौन है? सरस्वती माता। तो इस दिन सरस्वती माता की पूजा भी होती है। जैसे कि आप सब देखे होंगे कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। आगे देखिए, वसंते समशीतोष्ण वातावरणम भवति। वसंते यानी कि वसंत में, समशीतोष्ण वातावरणम, अब इसको अलग अलग कर देंगे। सम शीतोष्ण का संधि विच्छेद कर देंगे, शीत धन उष्ण, वातावरणम, सम यानी कि समान, शीत यानी ठंडा, उष्ण का अर्थ होता है गर्म, वातावरणम यानी कि वातावरण। तो समशीतोष्ण वातावरणम का अर्थ होगा कि समान ठंडी व गर्मी वाला वातावरण।
भवती होता है। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि वसंत में सम शीत उष्ण यानी कि समान ठंडी व गर्मी वाला वातावरण होता है। समान ठंडी व गर्मी वाला यानी कि ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंडी, दोनों समान समान मात्रा में। तो आगे देखिए लिखा है शीतलः मंदः सुगंधः मल्यानिलः प्रवहति। शीतलः यानी कि शीतल ठंडी, मंदः यानी कि मंद धीमी, सुगंधः यानी कि सुगंधित खुशबूदार, मल्यानिलः मलय धन अनिलः अनिलः यानी कि हवा, प्रवहति प्रवहति यानी कि बहती है। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि ठंडी, धीमी एवं सुगंधित मलय पर्वत से आने वाली हवाएं बहती हैं। बसंत में क्या होता है कि ठंडी ठंडी हवाएं जो कि धीमी धीमी चलती हैं और खुशबूदार होती है, और कहाँ से आती है वो मलय पर्वत से आती हैं। तो बसंत में ये हवाएं बहती हैं। वने उपवने च विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। वने उपवने च यानी कि वन उपवन में विविधानि, विविधानि यानी कि विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पुष्पाणि यानी कि पुष्प, विकसन्ति यानी कि विकसित होते हैं, उगते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि वन और उपवन में अनेक प्रकार के या फिर विभिन्न प्रकार के पुष्प उगते हैं। पीकः कूजन्ति, पीकः यानी कि कोयल, कूजन्ति, कूजन्ति यानी कि कूकती है, तो कोयल कूकने लगती है वसंत की ऋतु के समय। वनचरः नभचरः प्रमुदितः भवन्ति। वनचरः यानी कि वन में विचरण करने वाले पशु, मतलब वन में रहने वाले पशु। नभचरः, नभचरः यानी कि आकाश में विचरण करने वाले पशु, पक्षी, है ना। प्रमुदितः, प्रमुदितः यानी कि प्रसन्न। भवन्ति, भवन्ति यानी कि होते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि वन में विचरण करने वाले पशु, आकाश में विचरण करने वाले पशु पक्षी क्या करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कब? वसंत ऋतु के समय। वृक्षः नव पल्लवानि धारयन्ति। वृक्ष यानी कि वृक्ष, पेड़, नव पल्लवानि, नव यानी कि नए, पल्लवानि, पल्लवानि यानी कि पत्ते, तो नव पल्लवानि का अर्थ होगा कि नए पत्ते। धारयन्ति, धारयन्ति यानी कि धारण करते हैं, तो वृक्ष नए पत्ते धारण करते हैं, यानी कि वृक्षों में नए पत्ते आने लगते हैं वसंत ऋतु में। आम्र वृक्षः मंजीरिभिः अतीव शोभन्ते। आम्र वृक्ष, आम्र यानी कि आम, वृक्ष यानी कि वृक्ष, तो आम्र वृक्ष हो जाएगा आम का वृक्ष। मंजीरी भी, अब आम के पेड़ पे आप देखते होंगे बौर लगी रहती है, तो मंजीरी भी यानी कि वो बौर। अतीव, अतीव यानी कि बहुत। शोभन्ते, शोभन्ते यानी कि सुंदर लगते हैं या फिर शोभित होते हैं। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि आम के वृक्ष बौरों से बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब जब आम के पेड़ में बौर उग जाती है तो वो और भी अच्छे दिखाई देने लगते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए आगे लिखा है वसंते गते ग्रीष्मः आगच्छति। वसंते यानी कि वसंत के, गते यानी कि जाने के बाद, ग्रीष्मः यानी कि गर्मी, आगच्छति यानी कि आती है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि वसंत ऋतु के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। जैसे ही वसंत ऋतु समाप्त होती है उसके बाद किसका आगमन होता है? ग्रीष्म ऋतु का। आगे देखिए, ग्रीष्मे प्रचंड सूर्यातपेन धरा तपती। ग्रीष्म यानी कि ग्रीष्म में प्रचंड सूर्यातपेन यानी कि सूर्य के प्रचंड ताप से, मतलब सूर्य का जो ताप होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। धरा, धरा यानी कि धरती, तपती यानी कि तपने लग जाती है, गर्म हो जाती है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रचंड ताप से धरती तप जाती है, यानी कि बहुत गर्म हो जाती है। प्रचंड घर्मोष्मणा रोग कारकम विषम स्वेद बिंदु रूपेण शरीरात बहिः निर्गच्छति। प्रचंड घर्मोष्मणा, प्रचंड यानी कि बहुत, घर्मोष्मणा यानी कि तेज धूप व गर्मी, तो प्रचंड घर्मोष्मणा का अर्थ होगा तेज धूप व गर्मी से रोग कारकम यानी कि रोग के कारक, विषम, विषम यानी कि विष, जहर, स्वेद बिंदु रूपेण, स्वेद बिंदु रूपेण यानी कि पसीने के बूंद के रूप में। स्वेद यानी क्या होता है? पसीना, बिंदु यानी कि बूंद, रूपेण यानी कि रूप में, शरीरात यानी कि शरीर से, बहिः, बहिः यानी कि बाहर, निर्गच्छति, निर्गच्छति यानी कि निकलता है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि तेज धूप व गर्मी से रोग कारक विष, मतलब कि जो रोग पैदा करने वाले विष होते हैं वे पसीने की बूंद के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आगे देखिए लिखा है हरित वर्णाम्र फलम पक्वा पितायते। हरित वर्ण आम्र फलम, हरित यानी कि हरा, वर्ण यानी कि रंग, आम्र यानी कि आम और फलम यानी कि फल। तो इस शब्द का अर्थ होगा कि हरे रंग के आम के फल पकवा, पकवा यानी कि पक कर,
पितायते, पितायते यानी कि पीले हो जाते हैं। तो ये जो हरे रंग के कच्चे आम के फल होते हैं वे पक कर पीले हो जाते हैं। कब? ग्रीष्म ऋतु में। तानी पक्वानी आम्र फलानी अतीव मधुराणी भवंती। तानी यानी कि वे, पक्वानी पके हुए, आम्र फलानी यानी कि आम के फल, अतीव, अतीव यानी कि बहुत, मधुराणी, मधुराणी यानी कि मधुर, मीठे, भवंती होते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि वे पके हुए आम के फल बहुत ही मीठे होते हैं। अब आम जो है क्या है, कच्चा रहता है, फिर वो पक जाता है, तो जब वो पक जाता है तो वो मीठा हो जाता है। ग्रीष्म ऋतोः व्यतीते सति प्रचंडः समीरः प्रवहति। ग्रीष्म ऋतोः व्यतीते यानी कि ग्रीष्म ऋतु के व्यतीत होने के बाद, व्यतीते यानी कि व्यतीत होने पर, समाप्त होने पर, सति प्रचंडः यानी कि बहुत प्रचंड, बहुत अधिक, समीरः, समीरः यानी कि हवा, प्रवहति, प्रवहति यानी कि बहती है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि गर्मी की ऋतु बीतने पर तेज हवाएं चलने लगती है, मतलब कि बहुत हवाएं चलने लग जाती हैं। स एव वर्षा ऋतोः आगमनम सूचयति। स यानी कि वह, एव यानी कि ही, वर्षा ऋतोः यानी कि वर्षा की ऋतु का, आगमनम यानी कि आगमन, सूचयति यानी कि सूचना देती है। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि वही वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देती है। अभी जो तेज हवाएं चलती हैं ये कौन सी ऋतु के आगमन की सूचना देती है? वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देती है कि वर्षा ऋतु अब आने वाली है। वर्षा ऋतु जलदः स्वजलधाराभिः पृथ्वीं पूरयति। वर्षा ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु में जलदः यानी कि जल देने वाले, तो जल कौन देता है? बादल। स्वजलधाराभि यानी कि अपनी जल की धारा से, पृथ्वीं, पृथ्वी को, पूर्यति पूर्ण कर देते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि वर्षा ऋतु में जो बादल होते हैं वे अपनी जल की धारा से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं, मतलब पृथ्वी को तृप्त कर देते हैं। कृषकः कृषि भूमिं हलेन कर्षन्ति बीजं वपन्ति च। कृषकः यानी कि किसान, कृषि भूमि यानी कि कृषि भूमि में, खेत में, हलेन यानी कि हल, कर्षन्ति करते हैं, बीजम बीज, वपन्ति च बोते हैं। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि किसान कृषि भूमि में यानी कि खेत में हल करते हैं यानी कि उसको जोतते हैं एवं उसमें बीज बोते हैं। अतिवृष्टया नद्यः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति। अतिवृष्टया, अतिवृष्टया यानी कि अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब कि अधिक वर्षा, नद्यः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति। नद्यः यानी कि नदियाँ, जलेन जल से, परिपूर्ण यानी कि परिपूर्ण, पूर्ण रूप से भर देना, भवंती हो जाती हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि अधिक वर्षा से नदियाँ जल से परिपूर्ण हो जाती हैं, मतलब उनमें जल लबालब भर जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ततः शरद ऋतु आयाति। ततः यानी कि तब, शरद ऋतु यानी कि शरद ऋतु, आयाति, आयाति यानी कि आती है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि तब शरद ऋतु आती है। अब यहाँ पे शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। जैसे ही वर्षा ऋतु बीतने लगती है उसके बाद किसका आगमन होता है? शरद ऋतु का। आगे देखिए, चंद्रस्य धवल ज्योत्सनया संपूर्ण धरा जलमिव आभाति। चंद्रस्य यानी कि चंद्र की, धवल ज्योत्सनया यानी कि धवल किरणों से, संपूर्ण धरा, संपूर्ण धरा यानी कि सारी धरती, सारी भूमि, जलमिव, जलम धन ईव, संधि विच्छेद कर दिया हमने इसका, ईव यानी होता है के समान, तो जलमिव का अर्थ होगा जल के समान। आभाति, आभाति यानी कि ऐसा आभास होता है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि चंद्रमा की धवल किरणों से, धवल किरणों से यानी कि शुभ्र किरणों से सारी पृथ्वी, जो सारी भूमि होती है वो जल के समान आभासित होती है, मतलब ऐसा आभास होता है कि पूरी भूमि में जल है। शरदि संपूर्ण भारतीय उत्सवेषु निमग्नः प्रतीयन्ते। शरदि यानी कि शरद ऋतु में संपूर्ण भारतीय, संपूर्ण भारतीय यानी कि संपूर्ण भारतीय, सारे भारतीय, उत्सवेषु, उत्सवेषु यानी कि उत्सवों में, निमग्न, निमग्न यानी कि मग्न, प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। तो शरद ऋतु में सारे भारतीय उत्सवों में निमग्न प्रतीत होते हैं। शरद अंते हेमंतः आगच्छति। शरद अंते यानी कि शरद ऋतु के अंत में हेमंतः आगच्छति, हेमंत ऋतु का आगमन होता है। अब शरद ऋतु बीतने लगती है, मतलब जब शरद ऋतु का अंत हो जाता है उसके बाद हेमंत ऋतु आती है। हेमंते वयम महत् शीतमानुभावामः। हेमंते यानी कि हेमंत में, वयम हम, महत् यानी कि बहुत, शीतम अनुभावामः, शीतम धन अनुभवामः,
शीतम यानी कि ठंडी, अनुभवामः यानी कि अनुभव करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि हेमंत ऋतु में हम बहुत ठंडी का अनुभव करते हैं। जनः ऊर्ण वस्त्राणि धारयन्ति, जनः यानी कि लोग, ऊर्ण वस्त्राणि यानी कि ऊन से बने हुए वस्त्र, ऊर्ण यानी होता है ऊन, तो ऊर्ण वस्त्राणि यानी कि ऊन से बने हुए वस्त्र यानी कि कपड़े, धारयन्ति धारण करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि हेमंत ऋतु में जो लोग होते हैं वे ऊन के वस्त्र पहनते हैं, ऊन के वस्त्र धारण करते हैं। आगे देखिए, दिवसा लघु निशा च दीर्घः भवति। दिवसा यानी कि दिन, लघु यानी कि छोटे, निशा च और शाम यानी कि रात, दीर्घः दीर्घ यानी कि लंबी, भवति यानी कि होती है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि दिन छोटा और रात बड़ी होती है। अस्मिन् काले तंडुलयुक्तः शालयः कनकप्रभा इव दृश्यन्ते। अस्मिन् काले यानी कि इस समय, तंडुलयुक्तः, तंडुलयुक्त यानी कि चावल युक्त, तंडुल यानी होता है चावल, तो चावल युक्त शालयः, शालयः यानी कि धान, शालयः यानी होता है धान, कनक प्रभा इव, कनक प्रभा यानी कि सोने के समान, इव यानी के समान और कनक प्रभा यानी कि सोना, तो कनक प्रभा इव यानी कि सोने के समान दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि इस समय चावल युक्त धान सोने के समान दिखाई देते हैं। मतलब जो धान होता है ना, जिसमें चावल होता है, तो वो कैसे दिखाई पड़ता है, सोने के जैसे। ततः शिशिरः आयाति, ततः यानी कि तब, शिशिरः आयाति शिशिर ऋतु आती है। अब इसके बाद कौन सी ऋतु का आगमन हो रहा है, शिशिर ऋतु का। शिशिरे शीतः पवनः वहन्ति, शिशिरे यानी कि शिशिर में, शीतः यानी कि ठंडी, पवनः हवाएं, वहन्ति बहती हैं, शिशिर ऋतु में ठंडी हवाएं बहती हैं। वृक्षाणां पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथिव्यां पतन्ति, वृक्षाणाम यानी कि वृक्षों से, पत्राणि पत्ते, जीर्णानि यानी कि जीर्ण होकर, जीर्ण होकर यानी कि पेड़ों से जो पत्ते झड़कर गिर जाते हैं वो, भूत्वा यानी कि होकर, पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी में, पतंती, पतंती यानी कि गिरते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि वृक्षों से पत्ते झड़कर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। शिशिर समापन अवसरे जनः वसंतागमनस्य प्रफुल्लतायां पीतवस्त्राणि धारयित्वा हर्षम् अनुभवन्ति। शिशिर समापन अवसरे, शिशिर समापन धन अवसरे यानी कि शिशिर के समापन के अवसर में, जनः, जनः यानी कि लोग, वसंतागमनस्य, वसंत धन आगमनस्य, वसंत के आगमन से, प्रफुल्लतायाम यानी कि प्रफुल्लित होकर यानी कि खुश होकर, पीत वस्त्राणि धारयित्वा, पीत वस्त्राणि यानी कि पीले वस्त्र, धारयित्वा यानी कि धारण करके, हर्षम अनुभवन्ति हर्ष का अनुभव करते हैं। मतलब कि बच्चों, शिशिर के समापन के अवसर पर लोग क्या करते हैं, वसंत के आगमन की खुशी में पीले वस्त्र पहनते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में हमने 6 ऋतुओं के बारे में जाना। तो अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न में। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। तो पहला देख लेते हैं। का है अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति, यानी कि हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो इसका उत्तर आप पहले ही पैराग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति, यानी कि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। खा है वसंत ऋतु कीदृशः भवति, यानी कि वसंत ऋतु कैसी होती है। तो इसका उत्तर आपको पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा कि वसंते समशीतोष्ण वातावरणम भवति, यानी कि वसंत ऋतु में ठंड व गर्मी समान होती है। ठीक है। ग है शरद ऋतु कदा आगमिष्यति, यानी कि शरद ऋतु कब आती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे शरद ऋतु वर्षांते आगमिष्यति, यानी कि शरद ऋतु वर्षा के अंत में आती है। उसके बाद देखिए घा है हेमंते जनः कीदृशानि वस्त्राणि धारयन्ति। तो इसका उत्तर आपको तीसरे पैराग्राफ में मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनः ऊर्ण वस्त्राणि धारयन्ति। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि हेमंते जनः ऊर्ण वस्त्राणि धारयन्ति, यानी कि हेमंत ऋतु में लोग ऊनी वस्त्र धारण करते हैं। ण है वाग्देव्याः पूजनम कदा भवति, यानी कि विद्या की देवी की पूजा कब होती है। तो बच्चों, इसका उत्तर आपको पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अस्मिन् दिने वाग्देव्याः पूजनमपि भवति।
अस्मिन् दिने के पहले वाली लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ भवति, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे वाग्देव्यः पूजनम माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ भवति। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार उत्तर ढूंढा जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है निम्न वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। का है वसंत ऋतुराज कहलाता है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा वसंतः ऋतुराजः इति कथ्यते। रोग कारक विष शरीर से निकलते हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा रोग कारकम विषम शरीरात निर्गच्छति। किसान हल से खेत जोतते हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा कृषकः कृषि भूमिम हलेन कर्षन्ति। घ है पत्ते जीर्ण होकर पृथ्वी पर गिरते हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथिव्याम पतन्ति। णा है हेमंत ऋतु में हम अधिक ठंड का अनुभव करते हैं, हेमंते वयम महत शीतम अनुभवामः। उसके बाद है भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा भारतीय उत्सव प्रिय भवन्ति। तो बच्चों इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।